Realist school of jurisprudence represents the departure from the traditional legal theories that view law as a set of the logical rules or divine principles। तो जो ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज कहती थी कि लॉ क्या है, जो तार्किक नियम हैं वो लॉ हैं या देवीय सिद्धांत लॉ हैं, इससे ये थोड़ा डिपार्ट करता है, अलग हटता है, अपना एक अलग विभाग बना के बात करता है। तो इंस्टीड इट अप्रोचेस लॉ एज द प्रैक्टिकल एम्पायरिकल रियलिटीज़। तो ये इसकी पहुंच लॉ के प्रति क्या है, ये ऐसी है जैसे कि एक प्रैक्टिकल बात, व्यवहारिक बात करता है ये, या एक प्रयोग सिद्ध सच जो होता है कि सच प्रयोगों के आधार पे हम किसी बात को जब सच मानते हैं, जब हम उसका अनुभव करके सच मानते हैं, तो अनुभवजन्य सच्चाई को और व्यावहारिक जो बातें हैं लॉ के बारे में, ये वहाँ तक पहुँचता है। ऑफेन डेस्क्राइब्ड एज ए मूवमेंट ऑफ द लीगल स्पेक्टिसिज्म। तो देखिए, इट प्रायोरिटाइजेस द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ जज एंड the outcome of the court's cases over the written statutes found in law book। तो देखिए, ये जो एक तरह का आंदोलन है कानूनी संशयवाद का या कानूनी शक करने का, स्पेक्टिसिज्म का, तो ये इस बात को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटाइजेस द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द जज, कि जज का वास्तविक व्यवहार क्या है और कोर्ट का नतीजा क्या निकलता है। केस जब आता है कोर्ट में, तो जो लिखित में कानून है रिटन स्टैट्यूट के आधार पे, जो लॉ बुक में कानून लिखा हुआ है उसके आधार पे होता है, या जज अपनी मर्जी चलाता है उसमें, या जज के पर्सनल बाइसेस या एक्सट्रेनियस जो एलिमेंट होते हैं वो भी लॉ में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेवरी, जैसे कि आपको पता है बायसनेस, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ रूल कि कोई अपने मामले में जज नहीं होगा, ऑडियल्टम पार्टम, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हो पा रहा है। तो जज क्यों नहीं कर रहा है ऐसा कि जो कानून किताबों में लिखा हुआ था, रिटन स्टैट्यूट में लिखा हुआ था, उसके आधार पे जजमेंट अगर किसी खास पार्टी के फेवर में जाना चाहिए तो जाना चाहिए। अब अगर इस तरह की परिस्थितियां या प्रयोगों से ये बात सिद्ध हो रही है कि जो कोर्ट में केसेस के जो नतीजे आ रहे हैं वो जजों का बिहेवियर उस पर असर डाल रहा है, जजेस की बेंट ऑफ माइंड उस पर असर डाल रही है, जजेस कुछ बाहरी तत्वों से या एक्सटेरियस फैक्टर से गाइड हो रहे हैं, जजेस अपनी परिस्थितियों जो उन्होंने फेस की हैं जिनसे उसकी ब्रॉट अप वैल्यूज़ को भी लॉ में शामिल कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लॉ में पढ़ी जानी चाहिए, ये इस तरह की मांग करता है स्कूल। कि केवल लॉ किताबों की बातों से ही आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि लॉ इस बात से भी समझ में आएगा कि जजेस की पर्सनैलिटी क्या है, वो किन बातों से प्रभावित हो सकता है और प्रभावित हुआ है, किन चीज़ों को उसने, हो सकता है कि एक एक्यूज्ड है और उसका बात करने का तरीका बड़ा अक्खड़ है, गांव का आदमी है, मीठी बातें नहीं करता, तो जज उससे चिढ़ के उसके खिलाफ जजमेंट दे सकता है।
जबकि जो फैक्ट है और जो लॉ है उसके आधार पर जजमेंट उस आदमी के फेवर में आना चाहिए जो कि एक्यूज्ड है, लेकिन जज उससे चिढ़ गया और जज ने उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया। तो एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द जज एंड द आउटकम ऑफ द कोर्ट्स केसेस ओवर द रिटेन स्टैट्यूट्स, कि सब जो लिखित कानून है वो तो धरा रह गया, जज ने अपने वास्तविक बिहेवियर को सम्मान करते हुए, जज साहब ने अच्छा खाना नहीं खाया सुबह और जज साहब जब केस सुनने आए तो उनका मूड ख़राब था, उन्होंने एक्यूज्ड के खिलाफ जजमेंट दे दिया, उसे जेल भेज दिया। तो एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द जजेस भी जूरिस्प्रूडेंस के परव्यू में शामिल है, इसका भी स्टडी की जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे, आई होप। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन एक्शन, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कानून में, किताबों का कानून है उसमें, और जो कानून व्यवहार में है उसमें फ़र्क होता है। तो अब इस फ़र्क को हम देखेंगे कि फ़र्क क्या होता है कि किताबों में जो कानून लिखा है उसके हिसाब से जजमेंट आने चाहिए। क्योंकि आपको पता है जजमेंट का अगर एक हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट प्लस लॉ इज जजमेंट। अगर कोई फैक्ट है और उसमें लॉ को आप शामिल करके जो नतीजा निकालेंगे उससे जजमेंट आ जाएगा। एक तथ्य है कि ए ने बी का मर्डर किया और लॉ ये है कि जो मर्डर करता है उसको सज़ा मिलेगी, तो नतीजा ये निकलेगा कि उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी जिसने मर्डर किया है। तो फैक्ट प्लस लॉ इज इक्वल टू जजमेंट, ये होता है किताबों का कानून। क्योंकि आपको पता है कि लॉ, जिसे हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं, किताबों में लिखा होता है, और उस लॉ के ऊपर जो फैक्ट होते हैं हर केस के अलग अलग होते हैं, उन्हें हमें अप्लाई करके उन फैक्ट को लॉ पे जजमेंट देना होता है। जज को यही काम करना होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि डिस्टिंक्शन यानी फ़र्क क्या है कानून में, कि किताबों में जो लॉ होता है और जो व्यवहार में लॉ चलता है उसके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो अंतर पहले समझते हैं, फिर बात करेंगे इस थ्योरी के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि लॉ किताबों में होता है और इसी वजह से आपको पता है कि लॉ की कुछ किताबों को लिविंग किताब भी माना जाता है, जीवित कानून जिसे हम कहते हैं, जिंदा कानून। हम नहीं उलटते बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो किताबों तो बेजान होती हैं और जो फैक्ट होते हैं वो जीवित होते हैं, लेकिन कुछ किताबों को जिंदा माना गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है, आपको पता है। जिस तरह से रिलीजियस किताबों को भी लिविंग किताब माना जाता है। तो फ़र्क क्या है कि किताबों के कानून में और जो व्यवहार में कानून है, जब कानून किसी केस पे, किसी मामले पे अप्लाई होता है तो क्या वो अलग अलग हो जाता है? किताबों में कोई और बात लिखी होती है और व्यवहार में कोई और बात होती है। जब हम लॉ करने के बाद प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ये बताते हैं कि साहब किताबों में जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल में नहीं होता है, एक्शन में नहीं होता है। किताबों का कानून वहाँ पे आपने पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे ये नहीं चल पाएगा। इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको किताबें के कानून नहीं पढ़ने चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है, उसका आप अर्थ ये ना निकालें। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ इन बुक एंड लॉ इन एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि किताबों का कानून और
व्यवहार में जो कानून है क्या उसके बीच में अंतर है? हमने देखा है कई बार कि अंतर तो होता है। तो द सेंट्रल टेनेट ऑफ द रियलिस्ट स्कूल इज डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ इन बुक एंड लॉ इन एक्शन। जो केंद्रीय विचार है, विशेषता है यथार्थवादी स्कूल की, वो यही है कि ये बताता है कि किताबों में जो कानून है, लॉ इन बुक और लॉ इन एक्शन, उसमें फ़र्क होता है। यही इसका केंद्रीय विचार है। तो रियलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं, ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल लीगल एजुकेशन focuses too heavily on the formal rules and the statutes। तो देखिए, जो यथार्थवादी हैं, सच्चाई को देखने वाले हैं, वास्तविकता पे चलने वाले हैं, वो ये तर्क देते हैं कि जो पारंपरिक कानूनी शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा, जो फॉर्मल रूल हैं, औपचारिक नियम हैं, उस पर बहुत ज़्यादा, और स्टैट्यूट हैं, संविधियाँ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, बहुत ज़्यादा नियमों पे फोकस करती है, बहुत ज़्यादा कानूनों पे फोकस करती है, स्टैट्यूट, संविधियों पे फोकस करती है, बने बनाए कानून जो होते हैं उस पे फोकस करती है। जो ट्रेडिशनल लीगल एजुकेशन है, हमें पढ़ाया जाता है कि साहब लॉ ये है, लॉ के नियम ये है, प्रिंसिपल ये है, थ्योरी ये है। और मुझे लगता है कि एक लीगल स्कूल में जब हम 5 साल तक पढ़ाई करते हैं, तो अगर हम एक सब्जेक्ट, हमारे यहाँ लगभग मान लीजिए कि 50 सब्जेक्ट हम 10 साल में पढ़ते हैं, तो हमें लगभग 5 लाख बातें पता होती हैं लॉ के बारे में। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं 5 साल में 5 लाख रूल्स या एक्ट, सेक्शंस, आर्टिकल्स, इतनी सारी बातें हम सीख जाते हैं। तो ये जो रूल्स हैं और जो स्टैट्यूट्स के जो सेक्शंस हैं, उस पे बहुत ज़्यादा जोर देती है ट्रेडिशनल लीगल एजुकेशन, विच दे बिलीव आर मेयर स्मोक स्क्रीन। और वो ये कहते हैं कि ये तो सब धोखा देने के लिए, मतलब एक तरह से स्क्रीन बनाई जाती है, स्मोक स्क्रीन होती है कि आपको सच्चाई से को छुपाने के लिए कुछ धुआं कर दिया जाता है ताकि आप सच्चाई ना समझ पाएँ इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो ये केवल स्मोक स्क्रीन होती है, सच्चाई को छिपाने के लिए जो है, मतलब ज़्यादा हम रूल्स और स्टैट्यूट्स को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर द ट्रू मोटिव्स बिहाइंड जुडिशियल डिसीजंस। तो देखिए, ये क्या है कि हम जब नियमों की बातें करते हैं, रूल्स की, कानून की बातें करते हैं, तो ये बातें इस वजह से की जाती हैं कि हम सच्चाई को छुपाना चाहते हैं कि जज किसी खास आइडियोलॉजी का मानने वाला था, इस वजह से उसने किसी के फेवर में जजमेंट दे दिया, जज के पास रिश्वत पहुंच गई थी, इस वजह से उसने किसी के फेवर में जजमेंट दे दिया। तो हम जो सच्चे मोटिव होते हैं जुडिशियल डिसीजन के पीछे, जो सच्चे निर्णय, सही निर्णय, जो निर्णय आते हैं उसके पीछे जो मोटिव छिपे होते हैं, हेतुक होते हैं, वो हम भूल जाते हैं कि इस जज ने ये जजमेंट दिया है तो इसके पीछे क्या मोटिव है। तो ये इस बात पे विश्वास करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नियम और स्टैट्यूट पे विश्वास कर रहे हैं आज जो है, लेकिन ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज़ का ये कंसेप्ट है। जबकि रियलिस्ट ये कहते हैं कि जो जजमेंट आ रहा है उसमें जजेस की पर्सनालिटी का भी असर पड़ता है। जजेस अगर किराएदार रहा है तो इस बात की संभावना ज़्यादा हो जाएगी कि वो किराएदार के फेवर में जजमेंट दे दे, ठीक है ना। अब किराएदार अगर उसे रिश्वत दे दे तो हो सकता है कि वो, मतलब मकान मालिक अगर उसे रिश्वत दे दे तो हो सकता है मकान मालिक के फेवर में जजमेंट दे दे। हो सकता है कि जिस दिन जजमेंट हो रहा है जजेस को किराएदार का बिहेवियर पसंद नहीं आया, उसका बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, तो वो उससे
इरिटेट हो गया, उसने उसके खिलाफ जजमेंट कर दिया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसके जजेस का पर्सनालिटी, उसका मोटिव, उसका जो एटीट्यूड है, वो भी लॉ में या जजमेंट में रिफ्लेक्ट होता है या जजमेंट का पार्ट बन जाता है, जिसे हम स्टडी करते नहीं हैं। तो टू द रियलिस्ट द लॉ इज नॉट व्हाट इज रिटेन इन कोड बट रादर ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट द कोर्ट विल एक्चुअली डू। तो देखिए, एक यथार्थवादी के लिए लॉ वो नहीं है जो कि संहिता में लिखा हुआ है या किसी सेक्शन या किसी लॉ बुक में लिखा हुआ है, बल्कि ये उसका अनुमान है कि साहब कोर्ट असलियत में क्या करेगा, ये लॉ होता है। तो लॉ का मतलब रियलिस्ट ने बताया कि साहब लॉ का मतलब क्या है। अगर आप एक रियलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले जूरिस्ट से पूछेंगे तो वो ये कहता है कि साहब लॉ वो नहीं है जो कोड किताब में या लॉ की किताब में सेक्शन है, बल्कि कोर्ट वास्तव में क्या करता है ये लॉ होता है। इस बात का अनुमान लगाना कि कोर्ट क्या करेगा, क्या ये जज रिश्वत लेने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जजमेंट उसके फेवर में जाएगा जिसने जुर्म किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि रिश्वत पहुंच जाए। तो कोर्ट वास्तव में क्या करेगा, अब ये प्रिडिक्शन जो है ये लॉ होता है। लॉ किताब में नहीं होता है कि लॉ ये है जिसने मर्डर किया है उसे सज़ा मिले, वो बच भी सकता है। तो जज क्या करेगा, ये लॉ है, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमने दो बात समझी यहाँ पे जब हमने इसको डीपली स्टडी किया कि किताबों का लॉ और व्यवहार का लॉ, और वो भी बिहेवियर जो जजमेंट देगा। हो सकता है कि वो जजमेंट राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से जज उसमें इन्फ्लुएंस हो जाए, हो सकता है कि किसी और फैक्टर से जज इन्फ्लुएंस हो जाए। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखा गया है कि वो इन्फ्लुएंस ना हो, प्रभावित ना हो। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मतलब केसेस इस तरह के भी हैं जहाँ पे जजेस पे इन्फ्लुएंस रहा है। आपको पता है, आपने देखा है केस एडीएम जबलपुर का केस आपने देखा है। केवल एक जज उस टाइम पे कहने की ये हिम्मत कर पाए कि साहब गवर्नमेंट गलत कर रही है, स्टेट गलत कर रही है। केवल एक जज एचआर खन्ना में ये हिम्मत थी। और आपने आज भी इन चीज़ों को देखा है कि आज कोई जज कहने की अगर ये हिम्मत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा कि ये चीज़ गलत है, ये भी देखने वाली बात है। तो कम से कम एक जज तो थे एचआर खन्ना साहब जिन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि ये गवर्नमेंट ने जो लोगों के अधिकारों को छीना है, लोगों पे जिस तरीके से जो प्रिवेंटिव लॉ का मिसयूज़ किया गया या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हुआ, वो गलत है। और गवर्नमेंट के खिलाफ आए 5 जजेस में से एक में हिम्मत थी। तो अगर जजेज ही सरेंडर कर देंगे, जो नहीं कि निष्पक्ष बनाया गया है, अगर 5 जज उस टाइम पे सरेंडर कर देते तो आज हम इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे होते कि साहब कोई एक जज भी ऐसा था जिसने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि लॉ तो ये है, जो कि किताबों का लॉ ये है और लॉ अगर है तो उसको मानना चाहिए। एक जज कह पाए इस बात को, बाकी के जज ने सरेंडर किया। हालांकि आपको पता है बाद में उसका पुरस्कार भी मिला उन जजेस को। एचआर खन्ना को डिमोट किया गया, रेजिग्नेशन दिया उन्होंने। तो बहरहाल किताबों का लॉ और जो लॉ कोर्ट वास्तव में क्या करेगा उसमें अंतर होता है। इस तरह की बात ये रियलिस्ट कहते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि अंतर जो है वो जजेस बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से जजेस प्रभावित ना हो। जुडिशरी को इतनी ताकत दी गई है कि उन्हें ट्रांसफ़र का भी डर नहीं है, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी उन्हें भी ये भी डर नहीं है। लेकिन ह्यूमन नेचर में जो लालच का एलिमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है कि जजेस प्रभावित हो जाए, या डर का एलिमेंट है उसकी वजह से भी जजेस प्रभावित हो जाए। तो लॉ इन बुक, लॉ इन एक्शन के बीच अंतर होता है। एक बात तो ये मान के चलता है और इसका सेंट्रल आइडिया यही है इस स्कूल का। दूसरी बात हम ये करते हैं इसमें रूल स्पेक्टिसिज्म एंड द फैक्ट एक्सपेक्टिसिज्म। तो ये जो फोकस करता है
स्कूल दो तरह के ये संशयवाद पे, दो तरह के शक पे या दो तरह के डाउट्स पे या दो तरह की इसकी संशयवाद की थ्योरी है। एक तो नियमों के ऊपर ऐसे संदेह होता है कि नियम स्पष्ट नहीं होते हैं, नियम धुंधले होते हैं, फॉगी होते हैं, उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। और एक फैक्ट स्पेक्टिसिज्म होता है। और फैक्ट तो आपको पता है कि हर केस में अलग अलग होते हैं, तो उसके तो हर केस के हिसाब से ही मतलब लगाया जाना चाहिए। तो ये जो स्कूल बात करता है कि साहब रूल किताबों में जो होते हैं और वो भी स्पष्ट नहीं होते हैं कि हमने जो लॉ बनाया उसमें इस तरह की कमी छोड़ दी हमने कि वो स्पष्ट नहीं है और उसके कई मतलब लगाए जा सकते हैं। और आपको पता है जब कई मतलब लगाए जाएंगे लॉ के तो जज उस मतलब को उठा लेगा जो उसको करना होगा। तो रूल में जो स्पेक्टिसिज्म होता है, संशयवाद होता है, शक होता है या एम्बिग्विटी होती है, द्व्यार्थता होती है या कई अर्थ लगाए जा सकते हैं किसी नियम के, किसी कानून के, किसी सेक्शन के। तो एक तो ये रूल स्पेक्टिसिज्म होता है और फैक्ट स्पेक्टिसिज्म भी होता है कि तथ्य में भी संशयवाद होता है, तथ्य भी के भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो देखिए अब एक मान लीजिए कि एक आदमी फैक्ट स्पेक्टिसिज्म का एग्जाम्पल भी हो सकता है, तो हम इसको आगे समझेंगे। तो देखिए द रियलिस्ट मूवमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द स्पेक्टिसिज्म दैट चैलेंज द प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम। तो देखिए रियलिस्ट जो मूवमेंट है वो बटा हुआ है, दो तरह के संशयवाद में बटा हुआ है और दैट चैलेंज द प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। और ये एक चुनौती देता प्रतीत होता है कि जो कानूनी सिद्धांत हैं उसके पूर्वानुमान को ये चुनौती देता प्रतीत होता है। आपको पता है कि कानूनी पद्धति में एक प्रिडिक्टिबिलिटी होती है, पहले से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहब अगर ये केस है या ये फैक्ट है और लॉ ये है तो नतीजा ये निकलेगा। आपको पता चल जाता है फैक्ट को देखने के बाद, और कानून जो कंटेम्प्रेरी या समकालीन कानून होता है उसको देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस केस का जजमेंट ये होना चाहिए। तो ये दो तरह के स्पेक्टिसिज्म की बात करता है और ये एक चुनौती देता है कि कानूनी जो पद्धति है उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी को चुनौती देता है कि आपने तो अंदाज़ा लगा दिया कि फैक्ट ये है, लॉ ये है, जजमेंट ये होना चाहिए, लेकिन जजमेंट तो वो आया ही नहीं जो होना चाहिए। जजमेंट तो अपोजिट आ गया। लॉ अगर ये था कि ये प्रॉपर्टी मेरी किसी एक ही है और ऑनरशिप के ऊपर केस है, तो जजमेंट ए के फेवर में आना चाहिए, लेकिन जजमेंट तो बी के फेवर में आ गया। तो दो तरह के स्पेक्टिसिज्म की बात करता है और जो कानूनी पद्धति की जो अनुमानिकता है या अंदाज़ा लगाने का जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, स्किल है, उसको भी चुनौती देता है कि आपने तो ये अंदाज़ा लगाया कि फैक्ट ये है, लॉ ये है, जजमेंट ये होगा, लेकिन जजमेंट तो उल्टा ही आ गया। तो देखिए पहले जो हम बात करते हैं रूल स्पेक्टिसिज्म की बात करते हैं या नियमों के संशयवाद की बात करते हैं कि नियम अक्सर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके कि कई मतलब निकल सकते हैं। ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसको कि अगर हम फैक्ट पे अप्लाई करें तो कई अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना। तो प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ थिंकर लाइक कार्ल लेवलिन। कार्ल लेवलिन से ये थ्योरी एसोसिएटेड है जो रूल स्पेक्टिसिज्म है। दिस व्यू सजेस्ट्स that the legal rules are inherently vague and indeterminate। तो ये कहती है कि कानूनी नियम जो होते हैं वो अंतर्निहित तरीके से इनहेरेंटली अंदर से ही अस्पष्ट होते हैं
और अनिश्चित होते हैं। कानूनी नियम ही ऐसे बनाए जाते हैं या सेक्शन ऐसे बनाए जाते हैं या लॉ ही ऐसा बनाया जाता है जो कि अस्पष्ट होता है और इनडिटर्मिनेट होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कि अभी कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी के रूल्स हैं उसके ऊपर जजमेंट दिया। तो कानून ही ऐसा बनाया गया कि वो वेग था, अस्पष्ट था, उसके कई मतलब लगाए जा सकते थे, इनडिटर्मिनेट था। कानून ही ऐसा होता है, नियम या सेक्शन ही ऐसे होते हैं कि उनमें इनहेरेंटली अंदर छिपा हुआ वेगनेस होता है, अस्पष्टता होती है और अनिश्चितता होती है। बिकॉज लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा जो होती है वो लोचदार होती है, उसको खींच के आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और वो छोटी भी हो जाती है। जो चाहे आप मतलब लगा लें। आपको छोटा मतलब लगाना है छोटा मतलब लगा दें, वाइड मतलब लगाना है वाइड मतलब लगा लें। तो लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। जजेज कैन ऑफेन फाइंड प्रेसिडेंट टू सपोर्ट मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन। और जजेज जो है अक्सर क्या करते हैं कि उनके पास इस तरह के प्रेसिडेंट्स होते हैं या इस तरह के नज़ीरें होती हैं या पुराने फैसले होते हैं जो कि कई नतीजों को सपोर्ट करते हैं और जो कॉन्फ्लिक्टिंग निष्कर्ष हैं या आपस में झगड़ते हुए निष्कर्ष हैं वो निकलते हैं उनसे। तो वो जब कई मतलब लिख लेंगे एक सेक्शन के, एक कानून के, एक रूल के, और तो फिर जाहिर सी बात है कि जजेस के पास पुरानी जो नज़ीरें होती हैं वो कई होती हैं और वो जो अपने फ़ायदे की चीज़ देखते हैं उसके हिसाब से जजमेंट दे देते हैं। जबकि आपको पता है कि लॉ का नेचर जो होता है वो सर्टेन होना चाहिए। लॉ इनडिटर्मिनेट नहीं होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, लॉ स्पेसिफिक होना चाहिए, लॉ यूनिवर्सल होना चाहिए। तो जो रूल्स होते हैं वो इनहेरेंटली वेग बनाए जाते हैं, अस्पष्ट बनाए जाते हैं, धुंधले बनाए जाते हैं, इनडिटर्मिनेट बनाए जाते हैं, अनिश्चित बनाए जाते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, सर्टेन नहीं होते हैं। क्योंकि भाषा इतनी वाइड फ्लेक्सिबल इस्तेमाल की जाती है कि आप उसका नैरो मीनिंग भी लगा लें, संकीर्ण छोटा अर्थ भी लगा लें और बड़ा अर्थ भी लगा लें। तो जजेस कैन ऑफेन फाइंड प्रेसिडेंट्स टू सपोर्ट मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन। तो जजमेंट जो आते हैं वो कई दिए जा सकते हैं एक ही केस में, और विरोधी जजमेंट भी दिए जा सकते हैं कि कभी ए को जिताना है तो ए को जिता दो, बी को जिताना है तो बी को जिता दो, सी को जिताना है तो सी को जिता दो, जिसको जिताना है उसको जिता दो। तो इस तरीके से जो है ये लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि रूल जो होते हैं वो अंदर से ही अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उनकी भाषा वेग होती है। तो इस तरह की बात करते हैं। देयरफॉर द रूल देमसेल्फ डू नॉट डिक्टेट द डिसीजन, rather the judge select the rule that fits a desired outcome। तो रूल जो है, जिस आपको पता है कि लिविंग लॉ का कंसेप्ट है कि लॉ जिंदा होता है और वो किसी फैक्ट को देखकर लॉ ये बताएगा कि ये जजमेंट किसके फेवर में जाएगा, ए के फेवर में जाएगा या वी के फेवर में जाएगा। तो रूल देमसेल्फ डू नॉट डिक्टेट द डिसीजन। रूल अपने आप डिसीजन डिक्टेट नहीं करते हैं या डिसीजन नहीं बताते हैं कि डिसीजन ये होगा, क्योंकि रूल अगर निर्जीव है तो जाहिर सी बात है कि रूल कुछ कर नहीं पाएगा, जज को ही उस रूल को अप्लाई करना होगा। तो हम कानून को जब निर्जीव मान के जज के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं और जज अपना विवेक इस्तेमाल करता है, तो जज ये सेलेक्ट कर लेता है कि कौन सा आउटकम, कौन सा नतीजा, कौन सा जजमेंट फिट है मेरे लिए और मुझे किस जजमेंट से फ़ायदा हो रहा है, उस तरह का जजमेंट जज दे देता है।
तो रूल्स themselves do not dictate the decision, rather the judge select the rule that fit the desired outcome. तो देखिए, जज उस नियम को, उस कानून को चुन लेता है, उठा लेता है, जो कि उसके मन मुताबिक फैसला देने वाला होता है। उस नियम को जज उठा के जजमेंट दे देता है, क्योंकि आपको पता है कि जजमेंट जो होते हैं वो, या रूल जो होते हैं, वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो तो ये नहीं कहेंगे कि साहब ये आदमी सही है, इसके फेवर में जजमेंट जाना चाहिए। सेक्शन तो ये अपने आप नहीं बोलेगा, कानूनी किताब तो नहीं बोल सकती है, सेक्शन तो नहीं बोल सकता है। तो जज बोल के ये बताएगा कि इस लॉ का मतलब ये है, जब मैंने इस फैक्ट के ऊपर, इस केस के ऊपर इसको अप्लाई किया तो ये नतीजा निकलता है, ये जजमेंट आता है। वो अपने मन मुताबिक डिज़ायर्ड जजमेंट दे देता है जो उसको पसंद आता है। तो ये रूल स्पेक्टिसिज्म होता है, ठीक है ना। नियम का संशयवाद होता है कि रूल ही ऐसे बनाए जाते हैं जो कि इनहेरेंटली अस्पष्ट होते हैं, इनडिटर्मिनेट होते हैं, उसके कई मीनिंग लगाए जा सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में दूसरा जो होता है, जिसको हम फैक्ट स्पेक्टिसिज्म कहते हैं, तो ये पॉपुलराइज्ड बाय जेरोम फ्रैंक ने इसको मतलब लोकप्रिय बनाया, फैक्ट स्पेक्टिसिज्म को। दिस पर्सपेक्टिव फोकसेज ऑन द ट्रायल कोर्ट लेवल। तो जो परीक्षण न्यायालय हैं उनके स्तर पे ये ध्यान करता है ये नज़रिया। Frank argued that the fact of the case are never truly objective. फ्रैंक ये तर्क देते हैं कि जो तथ्य होते हैं किसी केस के या किसी मामले में, मुकदमे में जो तथ्य होते हैं वो वास्तव में वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। वास्तव में कभी भी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं कि आपने एक क्वेश्चन रखा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव आंसर दे दिए, अब 4 में से एक ही बिल्कुल सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो फैक्ट किसी मामले के, किसी मुकदमे के हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं वास्तव में। जैसे मान लीजिए कि एक केस आया कि ए ने बी का मर्डर किया गोली चला के, तो एक फैक्ट ये है, और ये एक दूसरा फैक्ट भी यही है कि ए ने बी का गोली चला के मर्डर किया, लेकिन गोली चलाने के लिए किसी और ने बोला था, तो यहाँ पे फैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। या तीसरा फैक्ट ये भी हो सकता है कि ए ने बी का गोली चला के मर्डर किया, लेकिन बी के पीछे कोई छिपा हुआ, उस पर पिस्तौल ताने हुआ था कि तुम गोली चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फैक्ट कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, अलग अलग मामले के, अलग अलग केस के अलग अलग फैक्ट होते हैं। तो फ्रैंक आर्ग्यूड दैट द फैक्ट ऑफ द केस आर नेवर ट्रूली ऑब्जेक्टिव, कि तथ्य जो होते हैं हर मामले के वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं कि हर मामले में उसको लागू कर दिया जाए। दे डिपेंड ऑन द फॉलेबल मेमोरीज ऑफ विटनेस, prejudice of the juries and the subjective interpretation of the judge। तो वो जो गवाह हैं उनकी भूलने वाली याददाश्त पर निर्भर होते हैं तथ्य, कि जज को बुलाया गया 1 साल बाद और गवाह को बुलाया गया मुकदमे में गवाही देने के लिए, और उसको जो याद रहा उसने बता दिया वो कि साहब ये हुआ था। या वकील ने जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया या उससे सवाल पूछे प्रति परीक्षण में, तो उसने उसको दबाव में ले लिया और दबाव में आके उससे वो चीज़ें उगलवा दी जो हुई ही नहीं थी। या फिर जो है जज साहब ने ही जो है इतना दबाव बना दिया जो गवाह है कि वो गवाह अपनी बात कहने की बजाय वो गवाही दे गया जो कि उसे नहीं कहना था, या उसकी बात को तोड़ मरोड़ के लिख दिया गया कोर्ट में, जो बात वो नहीं कहना चाहता था वो बात लिख दी गई। गवाह इतना ना तो पढ़ा लिखा है और ना कानूनी भाषा समझ सकता है कि क्या लिखा गया उसका मतलब,
वो समझ पाए। तो जेरोम फ्रैंक ने इस पर्सपेक्टिव पे फोकस किया और ये कहा कि केस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये हुई कि केस हमेशा जो जजमेंट आता है वो गवाह की याददाश्त पे, जो कि फॉलेबल मेमोरी होती है, हम उसको अकाट्य मेमोरी नहीं कह सकते कि साहब उसने जो देखा है वही बता दे 1 साल बाद, 4 साल बाद, या अपने एक्सप्रेस जैसा कर रहा है वैसे ही लिखा जाए, या वकील उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें लिखवा दे जो कि वो कहना ही नहीं चाहता था। तो ये गवाहों की फॉलेबल मेमोरीज पे केस डिपेंड होते हैं, और जो ज्यूरीज है उसके पूर्वाग्रह होते हैं कि साहब एक जज हैं, जजों का समूह है, तो वो किसी खास पूर्वाग्रह या पहले से बनी बनाई धारणा से ग्रस्त हो सकते हैं, उसके हिसाब से जजमेंट दे सकते हैं। उनके दिमाग में कुछ चीज़ें, धारणाएं हो सकती हैं कि साहब ये चीज़ सही है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक किराएदार जो जज बन गया, तो वो उसकी धारणा ये हो सकती है कि जो किराएदार होते हैं उनको मकान मालिक परेशान करते हैं, और एक जज जो कि मकान मालिक हैं उनकी धारणा ये हो सकती है कि जो किराएदार होते हैं वो किराया नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो उनके पूर्वाग्रह हो सकते हैं। तो जजेस या जूरीज के प्रिजुडिसेस जो होते हैं वो भी जजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, उसके हिसाब से भी जजमेंट डिसाइड होता है। एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजेस, और जजेस जो होते हैं वो अपना व्यक्तिनिष्ठ या अपना पर्सनल जो अर्थ लगाते हैं, सब्जेक्टिव मतलब लगाते हैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, या अपने बिहेवियर के हिसाब से, या अपने एक्सपीरियंस या अपने परिस्थितियों के हिसाब से भी जो मतलब लगाते हैं। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द जज पर भी जो है केस का फैसला डिपेंड होता है कि केस का फैसला कैसे आएगा, कि गवाह ने जो लिखा या उससे लिखवाया गया या दबाव बना के उससे करवाया गया, या उससे जो वो लिख कहवा दिया गया जो कि केस को ख़राब कर देगा, या जो काबिल वकील है उसने जो है इस तरीके से सवाल पूछे कि वो गवाह जो कहना चाहता था वो नहीं कह पाया, जबकि जो नहीं कहना चाहता था वो कह दिया उसने। ये एक वकील की भी काबिलियत होती है। तो ये प्रेजुडिसेस ऑफ द ज्यूरीज, जजेस के पूर्वाग्रह होते हैं कि जज ने पहले से धारणा बनाई है कि ये किराएदार तो गलत ही होगा, और या फिर फलां आदमी है या फलां क्लास का आदमी है, ये गलत ही होगा। तो ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द जज पर भी निर्भर करता है जजमेंट का फैसला, बिकॉज फैक्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल। जो तथ्य होते हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, हर मामले का अलग फैक्ट होता है। लॉ इटसेल्फ बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल। तो जो तथ्य होते हैं क्योंकि वो उसका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, इस वजह से लॉ भी गैर अनुमाननीय हो जाता है, या लॉ का भी आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये फैक्ट स्पेक्टिसिज्म होता है कि फैक्ट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, फैक्ट का आप पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, हर मामले के फैक्ट अलग होते हैं। तो इस वजह से लॉ भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि जो लॉ तो पहले से ही लिखा हुआ है, हालांकि आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क महसूस करना पड़ेगा कि लॉ हालांकि पहले से ही लॉ की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि फैक्ट अलग अलग केसेस के अलग अलग हैं और वो जब किसी खास सेक्शन पे अप्लाई होते हैं तो वो फैक्ट चूँकि अलग अलग हैं, इस वजह से लॉ भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। हालांकि लॉ तो एक है, आपको पता है, सेक्शन जो मर्डर का है वो तो यही कहता है कि ए ने बी को अगर हत्या की है और उसमें ये एलिमेंट हैं, ये आवश्यक तत्व हैं, तो वो हत्या हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा। लॉ तो हालांकि मतलब निश्चित है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल इस वजह से हो जाएगा क्योंकि फैक्ट जो थे वो ये थे कि ए ने बी का मर्डर जो किया है वो दबाव में किया है, पीछे से कोई उसके पीछे गन लगाए बैठा था कि तुमने बी को नहीं मारा, मैं तुम्हें मार दूंगा।
या उसने जो है किसी ने उसको षड्यंत्र बना के मरवाया है, या फिर वो मतलब अपनी मर्जी से मारा है, तो हत्या का मामला होगा। तो फैक्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो लॉ जो है वो अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, उसका आप लॉ का भी अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं। तो ये फैक्ट स्पेक्टिसिज्म होता है, और ये बताता है कि हर मामले के फैक्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, और जजेस के पूर्वाग्रह होते हैं, उनके कुछ जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं, गवाहों की गवाही होती है, वकीलों के तर्क होते हैं, इन सारी चीज़ों पे जजमेंट डिपेंड करता है। तो ये फैक्ट जो केस के हैं, क्योंकि वो पहले से अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं, इस वजह से लॉ का भी पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और ऊपर का जो रूल स्पेक्टिसिज्म था, आपको पता है, वो ये कहता था कि रूल में ही कमी होती है, नियम ही अनिश्चित होते हैं, लॉ ही अनिश्चित होता है, क्योंकि उसमें इनहेरेंटली इस तरह के लॉ बनाया जाता है जो कि अस्पष्ट होता है और जिसका इनडिटर्मिनेट होता है, अनिश्चित होता है। उसमें एक तरह का धुंधलापन होता है कि अगर आप एक अर्थ लगा लें, दो अर्थ लगा लें, लोग 3 अर्थ लगा लें, और किसी खास नज़ीर पे बेस बना के जजमेंट दे दें कि इस तरह का जज लॉ है, इस तरह की नज़ीर है, तो नतीजा ये निकलेगा। तो ये 2 तरह के स्पेक्टिसिज्म होते हैं, रूल स्पेक्टिसिज्म और फैक्ट स्पेक्टिसिज्म। अब देखिए, इसमें जो है हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं द रोल ऑफ जजेस एंड बैड मैन थ्योरी, ठीक है ना। तो जो न्यायाधीश हैं उनकी भूमिका, और एक बैड मैन थ्योरी चलती है लॉ में, आपको पता है, एक तो गुड मैन होता है, एक बैड मैन होता है। गुड मैन अच्छे काम करता है, सीधी तरह से चलता है, कानून का पालक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, लॉ को मानने वाला व्यक्ति होता है। और बैड मैन होता है, वो लॉ को तोड़ता है, ठीक है ना, चोरी डकैती करता है। तो देखिए, बैड मैन थ्योरी जो है वो, और लॉ जज की क्या भूमिका होती है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें रियलिस्ट थ्योरी में इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस contribution of this school come from the Oliville Wendell Holmes Jr., who argued that the life of the law has not been logic, it has been experience, ठीक है ना। तो ओलिवियर वेंडेल होम्स जूनियर है, तो इस स्कूल के सबसे फेमस योगदान देने वाले हैं, योगदानकर्ता हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो कानून का जीवन है वो तर्क नहीं है, तो फिर ये अनुभव है। कानून का जीवन तर्क ना होके अनुभव होता है। तो द लाइफ ऑफ द लॉ, कानून की ज़िंदगी तर्क नहीं है कि तर्क दे के आप ये समझाएं। किसी फेमस यहाँ के एक कोचिंग चलाने वाले हैं, उनका फेमस कोटेशन है, लॉ इज़ नथिंग बट लॉजिक एंड कॉमन सेंस, ठीक है ना। लॉ ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉजिक तर्क है और कॉमन सेंस है। लेकिन ये स्कूल उल्टी बात कहता है, ये कहता है कि साहब लाइफ ऑफ द लॉ इज़ नॉट लॉजिक, ठीक है ना। कानून की ज़िंदगी तर्क नहीं है, बल्कि ये तजुर्बा है, ठीक है ना। तो कानून की ज़िंदगी तर्क नहीं, ये तजुर्बा होता है। ही इंट्रोड्यूस दी बैडमैन थ्योरी, और इन्होंने ही, होम साहब ने ही बैडमैन थ्योरी दी, टू डिफाइन द नेचर ऑफ द लॉ, ताकि आप ये पता लगा पाएँ कि लॉ की प्रकृति क्या होती है। आपको पता है, आपने लॉ को, मैंने तो 4 लेक्चर लिए हैं लॉ के बारे में अभी तक, और आपने उसमें अलग अलग स्कूल में अलग अलग नेचर ऑफ लॉ समझा होगा। तो बैडमैन थ्योरी ये डिफाइन करती है, उन्होंने
इंट्रोड्यूस किया बैडमैन थ्योरी को ये परिभाषा देने के लिए कि लॉ का नेचर क्या है, या लॉ के नेचर को परिभाषित करने के लिए उन्होंने बैडमैन थ्योरी दी। ही सजेस्टेड दैट इफ वन वांट टू नो व्हाट द लॉ इज, वन मस्ट लुक at it through the eyes of Badman, who cares only about the material consequences, fines and the imprisonment that the court might impose on him। ठीक है ना। तो जो फेमस कंट्रीब्यूशन है इस स्कूल का ओलिवियर वेंडल होम्स का है जूनियर, उन्होंने ये कहा कि कानून की ज़िंदगी वो तर्क नहीं है बल्कि ये तजुर्बा है, अनुभव है। कानून की ज़िंदगी, हम कानून के बारे में ये कहें कि लॉ जो है वो तर्क है, ये बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कानून की ज़िंदगी तो तजुर्बा है, अनुभव है। ही इंट्रोड्यूस द बैडमैन थ्योरी। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मुझे मतलब आगे होना चाहिए था, मुझे प्रमोट होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हुआ। तो लॉ लॉजिक नहीं है कि प्रमोट मुझे होना चाहिए था, तर्क इसमें है। लेकिन अनुभव दूसरी बात कहता है कि अनुभव इसके विपरीत हो सकता है। तो उन्होंने बैडमैन थ्योरी दी कानून का नेचर को परिभाषित करने के लिए। ही सजेस्टेड दैट द इफ वन वांट टू नो व्हाट द लॉ इज़, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जानना चाहता है तो लॉ क्या है, तो उसे बुरे आदमी की निगाह से लॉ को देखना चाहिए। तो बुरा आदमी किस निगाह से लॉ को देखता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? में बुरा आदमी ये देखता है कि कानून का जो है, कानून क्या है, उसमें कितनी सज़ा है, कितना जो है फ़ाइन है। तो वो कानून के कंसीक्वेंस देखता है कि अगर मर्डर करूँगा तो उसकी सज़ा कितनी है, उसमें फ़ाइन कितना है, मैं बच कैसे सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मर्डर कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। अच्छा, उस हिसाब से वो अपने एक्ट्स को करता है। हाँ, तो बुरा आदमी ये देख के कानून को, बुरा आदमी जो देखता है वो इस नज़रिए से देखता है कि कानून क्या है, ठीक है ना, उसके मटेरियल कंसीक्वेंसेस क्या हैं, उसके जो नतीजा क्या निकलेगा, सज़ा कितनी मिलेगी, फ़ाइन कितना होगा, ठीक है ना जी। सर, वो कानून को देखते हुए, उसकी बारीकियों को देखते हुए उसका यूज करते हैं प्रैक्टिकल बैठे जितना भी है। जैसे चार्ल्स सोब्राज एक केस है दिल्ली का कि ही यूज्ड द लॉ इन हिज हैंड। हाँ, तो देखिए चार्ल्स सोब्राज की आप बात कर रहे हैं कि चार्ल्स सोब्राज ने ये पता लगा लिया था किस कंट्री का लॉ क्या है और उसको मिसयूज़ कैसे किया जाएगा। लेकिन चार्ल्स सोब्राज के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, ठीक है ना, बीबीसी पे थी, कोई ऐसी वैसी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं थी कि हम उसको यूँ ही कर लेंगे, सब कोई भी कुछ भी बना देता है यूट्यूब पे आजकल। तो उसमें ये बताया गया और वहाँ के जेलर से भी बात हुई और बहुत सारे लोगों से बात हुई। तो चार्ल्स सोब्राज के बारे में ये मतलब भी निकल के आया कि साहब वो तो बड़ा उथला आदमी था। मतलब जैसे कुछ आदमी होते हैं ना, कोई भी दावा कर देते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और दूसरों को यकीन दिला देते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, और दूसरे उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये आदमी, तो वो उस तरह का आदमी था। उसका कोई बातों का ना सिर था ना पैर था, इतनी बड़ी बड़ी जो है बातें हाँकता था और बदावे कर देता था और लोग फंस जाते थे, ठीक है ना। और वो कानून में किसी तरह से थोड़ा बहुत नॉलेज उसको होगी, साउंड नॉलेज तो नहीं कह सकते हैं। तो वो इस तरीके से बड़ा मतलब उथला आदमी था, कुछ भी कह रहा है, कोई न सिर है न पैर है, लोग फंस जा रहे हैं। वो फंस भी जाते हैं कुछ लोग ऐसी बातों में, आपको पता है कोई ऐसा लोग होते हैं, अरे ये करवा दूंगा मैं तुम्हारा, वहाँ पे जुगाड़ लगवा दूंगा, मेरी इस मंत्री से, इस उससे पहचान है, ये है, और आप कभी कभी उसके झांसे में आ जाते हैं। तो वो चार्ल्स सोब्राज था, वो कानून तो उसको थोड़ा नॉलेज होगी, लेकिन इतना मतलब ये है कि उसने जैसे भी उसका अपनी बातों के थ्रू उसका इस्तेमाल किया, अपने जो है बातों को इस तरह से पेश किया कि लोग सच मान लें, और वो उसने उसका मिसयूज़ कर लिया। खैर एनीवे, हम जो बात कर रहे हैं अभी, वो ये बात कर रहे हैं कि जो बैड मैन होता है, हु केयर्स ओनली अबाउट द मटेरियल कंसिक्वेंसेस, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट,
दैट द कोर्ट माइज इम्पोज ऑन हिम। तो वो ये देखता है, जो बुरा आदमी होता है, कि साहब मैं अगर कुछ काम करता हूँ जो क्राइम है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मुझे सज़ा कितनी होगी, मेरे ऊपर जुर्माना कितना निकलेगा और कितना जुर्माना कोर्ट लगाएगा, वो इसको सोचता है, मटेरियल कंसिक्वेंस सोचता है। तो इसी तरह से होम्स ने बैडमैन थ्योरी दी कि वो जो बुरा आदमी है वो ये पहले से कैलकुलेट कर लेता है कि साहब मैंने जो है ये करना है और मैं बचूंगा कैसे। तो वो बचने के रास्ते पहले से ही तलाश लेता है कि मेरे पास इस क्राइम को करके 2 लाख रुपए आ जाएंगे, 1 लाख जज साहब को दे दूंगा, 1 लाख मेरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बैडमैन थ्योरी उन्होंने दी कि प्रैक्टिकल में उसको सज़ा मिलनी थी लेकिन सज़ा से वो बच गया, क्योंकि इस तरह के एक्सट्रेनियस फैक्टर या बाहरी तत्व लॉ में शामिल हो गए या लीगल पद्धति में शामिल हो गए जिन्हें कि कानून का हिस्सा नहीं होना था। रिश्वत शामिल हो गई, जज की आइडियोलॉजी, जज का बैंड ऑफ माइंड, जज का बायसनेस, जज का सब्जेक्टिव नेचर, ये सारी चीज़ें लॉ का हिस्सा बन गई, जो कि अनफॉर्चुनेटली लॉ का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस इसी वजह से बनाया गया है कि वो किसी को निष्पक्ष होके या स्वतंत्र होके किसी भी जजमेंट को दे, दबाव में ना आए। जजेस दबाव में आ जाएंगे तो फिर कानून का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, वही जो है मतलब राज करेगा अगर जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को अगर मेंटेन नहीं कर पाई। तो बुरा आदमी जो होता है वो उसको मटेरियल कंसिक्वेंसेस उसे पता के बारे में सोचता है, लॉ को वो देखता है कि साहब जो है इसका नतीजा क्या निकलेगा और मैं उससे कैसे बचूं। वो फिर ये भी सोचने लगता है कि ये नतीजा निकलेगा तो इससे बचने का कोई रास्ता है। आपको पता है कि बहुत सारे जजमेंट हम इस तरह के देखते हैं जो कि जजमेंट नहीं होने चाहिए थे लेकिन इस तरह के आ जाते हैं। और जब अगर हम उन फैक्ट के आधार पर और लॉ के आधार पर अगर देखें तो जजमेंट कुछ और होना चाहिए लेकिन जजमेंट कुछ और होता है। तो अगर ये जजमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि बाहरी एलिमेंट या बाहरी तत्व भी लॉ के परव्यू में शामिल हैं, जो कि आपको पता है क्राइम होने से लेके इन्वेस्टिगेशन, FIR इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद में चार्जशीट और फिर कोर्ट में मुकदमा चलना, इतने सारे बाहरी तत्व शामिल हो जाते हैं लॉ में क्राइम होने से लेके जजमेंट तक कि वो लॉ का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए 2 तरह के रियलिज्म है, एक तो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म और एक अमेरिकन रियलिज्म। तो इन दोनों रियलिज्म की हम बात कर लेते हैं आज कि अमेरिकन रियलिस्ट क्या कहते हैं। अमेरिकन जो यथार्थवादी हैं वो लोग को किस बात पे फोकस करते हैं और जो स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैं वो किस बात पे फोकस करते हैं। तो वाइल अमेरिकन रियलिस्ट्स फोकस ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द जज and the sociological impact of decisions। तो देखिए ये जो अमेरिकन रियलिस्ट हैं वो जज का मनोविज्ञान और जो उसका निर्णय है उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जज की साइकोलॉजी क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, क्या वो दबाव में आ जाएगा, क्या वो रिश्तेदारी का दबाव मान लेगा, क्या वो रिश्वत से पट जाएगा, क्या उस पर आसपास की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ेगा। तो साइकोलॉजी ऑफ द जज पे फोकस करते हैं और जो जजमेंट का सामाजिक प्रभाव होगा इस पे फोकस करते हैं। स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट जो हैं सच एज एक्सेल Hagerstorm and the Ulf Ross took a more philosophical approach। और ये स्कैंडिनेवियन जो रियलिस्ट हैं वो थोड़ा सा एक दार्शनिक विचार पद्धति रखते हैं।
they attack the very concept of the rights and the duties as metaphysical illusions। तो ये एक दार्शनिक नज़रिया रखते हुए जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, जो कि हम जिन्हें मतलब मेटाफिजिकल इल्यूजन्स के जो कंसेप्ट्स हैं उसको ही वो चुनौती देते हैं या उस पर ही आक्रमण कर देते हैं। तो देखिए जो स्कैंडिनेवियन जो रियलिस्ट हैं वो एक थोड़ा फिलोसॉफिकल अप्रोच है उनका, एक दार्शनिक पहुंच है या दार्शनिक नज़रिया है, और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं ये तो सब मेटाफिजिकल इल्यूज़न है, या यूँ कहती है तात्विक या आध्यात्मिक भ्रम है, ये तो पदार्थिक भ्रम है, तात्विक भ्रम है। ये इस तरह की बात करते हैं कि साहब ये जो अधिकार हैं ये कुछ नहीं है, ये ड्यूटीज़ है ये भी कुछ नहीं है। अधिकार क्यों है, ड्यूटीज़ क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है में एक जो कंसेप्ट राइट्स का है और ड्यूटीज़ का है, उसके साथ नेचुरली टाइटल का है, और प्रॉपर्टी में आपको पता है कि पोजीशन ओनरशिप का कंसेप्ट है। तो ये जो लीगल कंसेप्ट्स हैं, लीगल थ्योरीज़ हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राइट का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि राइट्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड, मतलब राइट इज़ द इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। इस तरह की बात आती है कि अधिकार क्या होता है, कि अधिकार वो हित होता है जो कि राज्य के द्वारा जिसको संरक्षा दी जाती है और जिसका जो है पहचाना जाता है। हालांकि आपको पता है कि नेचुरल राइट भी होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, ये कोई स्टेट नहीं देता है, ये अपने आप में स्टेट के होने से पहले से एग्जिस्ट होते हैं, कि राज्य ने हमको फंडामेंटल राइट नहीं दिए। फंडामेंटल राइट तो हमने राज्य से मना कर दिया कि आप हमारे राइट्स को छीनेंगे ही नहीं, आप इनको तो टच ही नहीं करेंगे। कुछ अधिकार हमने कुदरत ने दिए हैं, गॉड ने दिए हैं, डिवाइन है, नेचर से मिले हैं, तो इन अधिकारों को तो हम आपको हाथ ही नहीं लगाने देंगे। हमने आपको कुछ अधिकार दे दिए, आप उसके लिए हमारा लॉ बना दीजिए। तो अधिकारों का और कर्तव्यों का जो कंसेप्ट है वो उसको ये मेटाफिजिकल इल्यूजन्स मानते हैं, या तात्विक जो है वो भ्रम मान के बात करते हैं कि साहब अधिकार और ड्यूटी जैसी कोई बात नहीं होती है। और ये कह देते हैं कि साहब मान लीजिए कि मैंने एक कार खरीदी, तो मैंने कार खरीदी, मैंने पैसे दिए और कार खरीद ली, कार मुझे मिल गई, तो ये कार का होना हम ये मान के चलते हैं कि कार में चलना या कार मेरी है, ये मेरा एक अधिकार हो गया कि मेरी कार कोई नहीं चुराएगा, जो चुराएगा मैं स्टेट के पास जाऊंगा, वो मुझे कार दिलवा देगा, मुकदमा चलेगा, जिसने चोरी की उसे सज़ा मिल जाएगी, मेरी कार मुझको मिल जाएगी। हालांकि आपको पता है इंडिया में जो चीज़ चोरी हो जाए वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये भी एक रिसर्च का विषय है कि कितने दिन बाद मिल पाएगी, उसका अधिकार का स्तर क्या है। तो राइट्स जो है, मेरे कार खरीदी, मेरा अधिकार हो गया उस पर चलने का, तो वो इसको चुनौती दे देते हैं कि साहब ये कोई अधिकार नहीं है कि आपने पैसे दे के कार खरीदी और कार आपकी है। ये तो इस वजह से आपकी है क्योंकि जो है मतलब आपको इस तरह का समाज में परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि जिसने पैसे दे के कार खरीदी होगी उसकी मानी जाएगी, और लॉ अपना काम कर रहा है कि जो उसको चुरा के ले जाएगा उस पर मुकदमा चल जाएगा। तो ये इस वजह से आपकी है कि राज्य जो है में ये सामाजिक मतलब एनवायरनमेंट की वजह से ये इस तरह की सोच बनी है कि कार उसकी है जिसने पैसे दिए हैं, और जो चुराएगा उसको सज़ा मिल जाएगी और कार उसको मिल जाएगी। इस वजह से ये राइट बन गया है। राइट जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जंगली समाज में आपने कोई कार खरीदी और कोई आपसे ताकतवर आदमी आया, आपके गाल पे तमाचा मारा और चाबी छीन के कार लेके चला गया, तो आपका तो कोई राइट ही नहीं है। जहाँ पे माइट इज़ राइट है, जहाँ पे कानून का शासन नहीं है, जहाँ पे जंगली शासन है, वहाँ पे अधिकार जैसी तो कोई बात ही नहीं है।
अधिकार, और ये कहा कि साहब अधिकार तो इस वजह से है क्योंकि हम ये जो है मान के चलते हैं कि ये चीज़ हमने ख़रीदी है तो ये हमारी है और स्टेट इसकी सुरक्षा कर रहा है कि उस पर मुकदमा चला रहा है। अगर मान लीजिए कि स्टेट ही बेईमान हो जाए और वही ताकतवर से मिल जाए कि जिसने कार चुराई है उससे स्टेट मिल गया और उससे स्टेट के डिपार्टमेंट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो और जुडिशरी हो, उसने मिल के जो है उसके फेवर में ही जजमेंट दे दिया या इन्वेस्टिगेशन में भी इस तरह की चीज़ें लगा दी कि वो तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपका तो कोई अधिकार जैसा कोई बात ही नहीं है। तो ये अधिकार और ड्यूटीज़ के कंसेप्ट को मेटाफिजिकल इल्यूज़न मानते हैं कि ये तो एक तरह का तत्व मीमांसीय भ्रम है। अधिकार और कर्तव्य तो इस वजह से है क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो आपका कोई अधिकार नहीं है। जो ताकतवर है वो आपका मोबाइल छीन लेगा, वो आपकी कार छीन लेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते यार मैंने कार खरीदी थी 50 लाख रुपए दे के, आपने कैसे छीन ली? वो कहेगा कि कोई लॉ ही नहीं है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैं वो थोड़ा फिलोसॉफिकल अप्रोच रखते हैं और अधिकार और ड्यूटीज़ का जो अवधारणा है उसको मेटाफिजिकल इल्यूज़न के तौर पर देखते हुए ये कह देते हैं कि साहब अधिकार तब है जब रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ है तो कोई अधिकार नहीं है। आप कमज़ोर को जो है तो भी ताकत के बल पे कोई उसका अधिकार होने ही नहीं देगा। तो दे आर्ग्यूड that these terms have no magical power but are simply psychological reactions to the threat of state enforcement। तो उन्होंने ये तर्क दिया जो स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट हैं कि ये जो शब्द हैं राइट और ड्यूटीज़, ये सब कोई इनमें जादुई शक्ति नहीं है, कोई भी जादुई शक्ति नहीं, इनमें मैजिकल पावर नहीं है। वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं कि आपको ये विश्वास है कि अगर आपकी कार चोरी होती है तो स्टेट आपको दिलवा देगा, जिसने चुराई है उसको सज़ा भी मिल जाएगी। तो ये आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, आपके दिमाग में ये भ्रम है या एक तरह का आपका प्रतिक्रिया है दिमाग में कि अगर ऐसा होगा तो मुझे मिल जाएगी, इस वजह से ये मेरा अधिकार है। और आपको ये भी थोड़ा सा यकीन है कि कानून का शासन चल रहा है तो स्टेट उसको सज़ा भी दे देगा कि साहब जिसने कार चुराई है। तो ये लोग ये कहते हैं कि ये जो अधिकार है और ड्यूटीज़ है इनमें कोई मैजिकल पावर नहीं होती है। दीज टर्म्स हैव नो मैजिकल पावर बट आर सिंपली साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक जो है वो प्रतिक्रिया है कि साहब दंड के डर से आपकी कोई कार नहीं चुरा रहा है, नहीं तो अभी जंगली राज हो जाए, कोई भी आप पे तमाचा मारेगा यहीं पे बैठ, और अगर वो ताकतवर है तो आपसे छीन के ले जाएगा कार। तो आपको पता है कि एक थ्योरी और होती है जिसे हम गनमैन थ्रेट कहते हैं, थ्रेट ऑफ द गन कहते हैं, कि जिसके हाथ में बंदूक है उसके हाथ में एक अदृश्य शक्ति आ जाती है, वो ताकतवर हो जाता है। तो वो बंदूक लेके आएगा और कहेगा कि छोड़ो कार, और आपको चाबी देनी पड़ेगी और कार लेके चला जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं कि अधिकार है आपका कार पे चूंकि आपने कार खरीदी है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, ये आपका मेटाफिजिकल इल्यूजन है। तो इस तरह की बात ये स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट कहते हैं। कि हमने जो है इस वजह से हम थोड़ा चीज़ों को दोबारा देख रहे हैं कि हम थोड़ा समझ लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या समझा है, ताकि आगे की चीज़ हमारे लिए आसान हो जाए और साफ़ हो जाए। तो देखिए, हमने एक चीज़ तो ये समझी है कि किताबों का लॉ और लॉ जो व्यवहार में होता है, एक्शन में होता है, उसमें अंतर होता है, ठीक है ना। और जो परंपरागत कानूनी सिद्धांत हैं, परंपरागत कानूनी सिद्धांत वो औपचारिक नियमों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये कहते हैं कि नियम जो किताबों में लिखे हैं, लॉ की किताबों में, वो जो है मतलब उस पर जजमेंट आते हैं। जबकि ये जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं ये तो सब धोखा देने के लिए सेक्शन बनाए जाते हैं, इसमें तो खुद ही इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे कई अर्थ लगाए जा सकते हैं, और फैक्ट भी जो है वो
जो है उसमें भी डाउट्स होता है, अलग अलग मामले में अलग अलग फैक्ट होते हैं, और जब वो लॉ के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं तो अलग अलग जजमेंट आ सकते हैं। तो लॉ इन बुक और लॉ इन एक्शन में अंतर होता है। पहली बात हमने ये समझ ली। दूसरी बात हमने ये समझी कि रूल स्पेक्टिसिज्म एंड द फैक्ट स्पेक्टिसिज्म दो तरह के संदेह या संशय होते हैं, शक होते हैं। एक तो नियमों पे शक होता है कि नियम जो बनाए जा रहे हैं वो जो है नियम जो है अंतर्निहित तरीके से वेग होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। नियमों में ही अस्पष्टता होती है, नियम के ही कई द्व्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, उसको कई अर्थ लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, उसका जो है एम्बिग्यूटी होती है, कंट्रडिक्शंस होता है नियमों में, ठीक है ना। नियमों में ही नहीं बल्कि जो उसके बाद में रूल्स के बाद में रेगुलेशन, उसके बाद में जो बनाए जाते हैं, नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, उनको भी जानबूझ के इस तरह से अस्पष्ट रखा जाता है कि लॉ में सर्टेनिटी ना आए। तो जो रूल होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वो इनहेरेंटली अस्पष्ट होते हैं, इनडिटर्मिनेट होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जो यूजीसी ने अभी लॉ पास किया है, आपको पता है, इक्विटी कमेटी बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके ऊपर काफ़ी 13 जनवरी 2026 को वो लॉ जो है रेगुलेशंस आए। आपको पता है यूजीसी ने पास किए कि यूनिवर्सिटीज़ में एक कमेटी बनेगी और वो चीज़ों को ये देखेगी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो उसमें इस तरह के रूल्स थे जो कि अस्पष्ट थे, वेग थे और इनडिटर्मिनेट थे, अनिश्चित थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको ये कह दिया कि भाई इसमें जो है अभी इसको रोक लगाई जाती है, और 29 मार्च डेट दे दी। तो रूल को जानबूझ के इनहेरेंटली इस तरह का बनाया जाता है कि उसमें अस्पष्टता रहे और वो अनिश्चित रहें, ताकि उसके कई मतलब लगाए जा सकें। बिकॉज लैंग्वेज आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि उसकी भाषा जो होती है वो लोचदार होती है कि आप उसको वाइड मीनिंग लगा लें, फ्लेक्सिबल खींच के कर दें, या छोटा मीनिंग लगा दें, विस्तृत मीनिंग लगा दें, या तो जज कैन ऑफन फाइंड प्रेसिडेंट टू सपोर्ट मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन। तो जज जो मतलब लगाना चाहते हैं वो मतलब लगा देते हैं। तो इस तरीके से रूल स्पेक्टिसिज्म होता है कि जज जो जजमेंट देना चाहता है वो जजमेंट दे देता है। इस तरह की गुंजाइश रखी जाती है रूल्स में या लॉ में, और जो है जजमेंट जो होता है वो मतलब जो फिट होता है जज के लिए वो दे दिया जाता है। एक फैक्ट स्पेक्टिसिज्म हमने समझा, और फैक्ट स्पेक्टिसिज्म क्या है, फ्रैंक ने इसको पॉपुलराइज किया, और ये कहता है कि साहब जो ट्रायल कोर्ट में मुकदमे चलते हैं उसमें गवाही होती है विटनेस की, गवाह कुछ का कुछ बोल देते हैं, या वकील उससे कुछ का कुछ उगलवा लेते हैं, या जो है कोर्ट के दबाव में वो इस तरह की बातें उगल जाते हैं जो कि सच नहीं होती हैं, या जज पहले से ही धारणाएं बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो जजमेंट का पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, और जो जज का सब्जेक्टिव मतलब इंटरप्रिटेशन होता है उसका भी प्रभाव जजमेंट पे पड़ता है। तो इस तरीके से फैक्ट भी जो है स्पेक्टिसिज्म होता है, फैक्ट में भी जो है संशय होता है कि फैक्ट जो है अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इस वजह से लॉ भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो ये फैक्ट के बारे में बात करता है कि अलग अलग मामलों के अलग अलग फैक्ट होते हैं, और इसी वजह से लॉ जो निकल के आता है वो भी अलग होता है, और जज की पर्सनैलिटी, जज का इंटरप्रिटेशन, जज का पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस, या उसकी पहले से बनाई हुई गलत धारणा किसी चीज़ के बारे में, या जो गवाहों का जो बयान होते हैं, या जो वकील ने जो किसी मामले में जो अपनी कला से जो उगलवा लिया होता है उससे जजमेंट जो होता है कुछ आना चाहिए, कुछ आ जाता है। तो ये फैक्ट स्पेक्टिसिज्म होते हैं। अब देखिए हमने इसके बाद में ये समझा कि बैडमैन थ्योरी क्या है। आपको पता है बैडमैन इस बात पे नज़र रखता है कि लॉ क्या है और बचा कैसे जा सकता है, ठीक है ना। गुडमैन ये नहीं देखता। आपको पता है कि आप थोड़ा डेवलप कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पे रेड लाइट है, रेड लाइट पे कोई भी उस टाइम पे जिस टाइम पे रेड लाइट है नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो जो है गुड मैन होते हैं, वो ये सोचते हैं, हालांकि अगर मान लो निकल भी जाएं तो हो सकता है उन पर कोई फ़ाइन ना हो, उन्हें पता है कि कोई फ़ाइन नहीं लगा, लेकिन उनके बिहेवियर में वो एलिमेंट आ जाते हैं। जबकि बैड मैन ये सोचता है कि कैसे मैं
ट्रैफिक से निकल जाऊँ, हालांकि रेड लाइट है, और मैं कैसे बचूँगा ये भी उसकी नज़र में होता है कि चुपचाप निकल लूँ मैं, और कोई जुर्माना से कैसे बचा जाए वो उस बात पे अपना वो रखता है नज़र। तो बैटमैन थ्योरी भी हमने समझी कि आपको लॉ जो है बैटमैन की नज़र से देखना पड़ेगा, जो कि ये देखता है कि वो कितना फ़ाइन है लगेगा, वो कैसे बचेगा। बैटमैन ये भी नज़र रखता है कैसे बचेगा, तो ये भी बचने के तरीके, रिश्वत भेज दी उसने जज साहब को, 2 लाख रुपए का गबन किया किसी अधिकारी ने, और उसे पता है कि 1 लाख रुपए जज साहब को दे दूंगा, 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा तो ये 1 लाख रुपए मेरे पास बच जाएंगे। तो ये तो मतलब अगर इस तरह के एलिमेंट अगर जजमेंट में आ रहे हैं और जजमेंट इन बातों से प्रभावित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी पढ़ाई की जानी चाहिए, इनको क्यों हम छोड़ें जब अगर इस तरह से जजमेंट आ रहे हैं। तो स्कैंडिनेवियन और अमेरिकन रियलिस्ट में हमने अंतर देखा कि स्कैंडिनेवियन जो रियलिस्ट है वो अलग तरीके से ये कहते हैं कि साहब ये राइट एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो कुछ नहीं है, इनको ये तो भ्रम है, और कहते हैं कि साहब इन शब्दों में कोई भी जादुई ताकत नहीं है अपने आप में। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का शासन नहीं है, जब तक विधि सर्वोच्च नहीं है, कानून जो है सुप्रीम नहीं है, कानून सॉवरिन नहीं है, तब तक इन जो है शब्दों में कोई भी ताकत नहीं है कि आप ये कहते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा मोबाइल ये मेरा है, तो आपका मोबाइल है, कोई ताकतवर आएगा आप थप्पड़ मारेगा और ले जाएगा मोबाइल। क्योंकि जो है आपको पता है रूल तो अपने आप में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आपने FIR की, वह पता चल रहा है कि वहाँ से भी कोई राहत मिली नहीं आपको, कोर्ट गए, कोर्ट में भी आपको कोई राहत नहीं मिली, तो अधिकार जैसी कोई बात नहीं है। ये तभी तक है जब तक कानून का शासन है या विधि की सर्वोच्चता है, जब से ताकतवर का शासन आ जाएगा तो इस तरह का राइट का कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा। ये स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट कहते हैं। अब देखिए अमेरिकन रियलिस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब जजेस की साइकोलॉजी है उस पर जजमेंट पे बहुत असर डालती है। जज किस बेंट ऑफ माइंड का है, किस आइडियोलॉजी का है, किस परिस्थितियों से निकल के आया है, किस परिस्थिति में रह रहा है, उसका किसी पर्टिकुलर क्लास के प्रति दुर्भावना या मैंसरिया हो सकता है, उसका मतलब परिस्थितियों से भी वो गाइड हो सकता है, या प्रेशर से वो गाइड हो सकता है, या बहुत सारे एक्सट्रेनियस एलिमेंट हो सकते हैं जो जज की साइकोलॉजी को प्रभावित करें, जजमेंट पे उसका असर पड़ जाए कि जज साहब को किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया गया। तो ये जो है साइकोलॉजी ऑफ द जज एंड द सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन, और समाज पर जो निर्णय है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो हमने इतनी बातें अभी तक समझी हैं। अब हम जो आगे बढ़ते हैं कि साहब द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल साइंसेस। तो देखिए रियलिज्म एडवोकेट्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल साइंसेस सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री इनटू द लीगल एनालिसिस। ठीक है ना, हो सकता है कि मतलब कोई चीज़, कोई जजमेंट आ रहा है तो उस पर इकोनॉमी की वजह से वो जजमेंट आ रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी का पास इतनी इकोनॉमिक पावर है कि वो जजमेंट अपने फेवर में करवा ले जा रहा है। इस तरह के कुछ जजमेंट हुए जहाँ पे एक और मतलब किसी के फेवर में जजमेंट हो गया, उसी सेम तरह का जजमेंट किसी दूसरे के फेवर में नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक्स का भी लॉ पे प्रभाव पड़ता है, तो हमें इकोनॉमिक्स को भी लॉ के परव्यू में या इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए लॉ में। सोशियोलॉजी, समाज का भी प्रभाव लॉ पे पड़ता है, साइकोलॉजी का भी प्रभाव लॉ पे पड़ता है, हिस्ट्री का भी लॉ पे प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें लीगल एनालिसिस में जब हम कानून का विश्लेषण कर रहे हों तब शामिल कर लेना चाहिए। तो वाई स्टडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जजेस। तो जजेस किसी खास पॉलिटिकल एफिलिएशंस रखते हों, खास राजनीतिक उनके जुड़ाव हों, ठीक है ना, तो उनके बैकग्राउंड का भी उन पे प्रभाव पड़ता है कि जज गरीब था तो उसका बेंट ऑफ माइंड अलग हो सकता है, जज एलीट क्लास का है
तो उसका बेंट ऑफ माइंड जो है एलिट क्लास के प्रति झुकाव भरा हो सकता है। आपको ये पता होगा कि अमेरिका में एक स्टडी हुई और अमेरिकन स्टडी में ये निकल के आया कि सब जो ज़्यादातर जो टेस्ट होते थे उसमें जो ब्लैक लोग थे वो इस वजह से जो है पीछे रह जाते थे, उनके रिजल्ट इस वजह से ख़राब आते थे क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाते थे वो वाइट लोग बनाते थे और वाइट लोग अपने बेंट ऑफ माइंड के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाते थे, जिसकी वजह से ब्लैक लोग उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। तो देखिए बैकग्राउंड ऑफ द जजेस, उसका पॉलिटिकल एफिलिएशंस, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जजेस, तो ये सारी चीज़ें जजमेंट पे अगर प्रभाव डाल रही हैं तो इसका भी स्टडी करें। रियलिस्ट बिलीव वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाई द लॉ मूव्स इन द सर्टेन डायरेक्शन। तो यथार्थवादी ये कहते हैं कि किसी खास दिशा में जो जजमेंट अगर जा रहा है, लॉ जा रहा है, तो वो मतलब हमें समझना चाहिए कि क्यों जा रहा है। क्या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं जज के, क्या जज की पर्सनैलिटी है, क्या जज को किसी एक्सटेनियस प्रभाव से प्रभावित किया गया है, तो ये सारी चीज़ें जजमेंट का हिस्सा बन जाएंगी। तो दिस एम्पेरिकल अप्रोच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न मूवमेंट लाइक द क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ एंड द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द लॉ। तो इसने क्रिटिकल लीगल स्टडी और इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द लॉ के ऊपर फोकस किया है। तो देखिए